हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी। दोस्तों, अगेन हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए। जो हमारा प्रीलिम्स 2025 आएगा उसको मद्देनजर रखते हुए अगेन हम अपनी लेक्चर सीरीज को प्रारंभ करने वाले हैं। इस बार स्टार्ट करने का जो थोड़ा नजरिया रहेगा वो चेंज रहेगा। जैसे कि सबसे पहले हम एमपीपीएससी प्री यूनिट 1 जो प्रीलिम्स के उसको कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो पोर्शन कवर करने वाले हैं वो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है। और इसमें भी सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं भारतीय साहित्य को, इंडियन लिटरेचर को। आइए समझते हैं थोड़ा इसको कैसे। देखिए, ये हमारा सिलेबस है जो कि यूनिट 1 का है। इसमें संकल्पना एवं विचार वाला अगर आप पॉइंट देखेंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से पूरा ये जो टॉपिक है, पहला पॉइंट है वो कवर करा दिया हुआ है। तो यदि आप दोबारा से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर ये पूरा, जिसमें हमने संकल्पना एवं विचार, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ तक कि बोधिसत्व तीर्थंकर, इसको कंप्लीट कराया हुआ है। यानी ये पहला जो यूनिट का पहला टॉपिक है, इसको पूरी तरह से जो है कवर करा दिया हुआ है। चाहे वो ऋण संस्कार हो, पंच महायज्ञ हो, कर्म का सिद्धांत हो, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, उपनिषद, सारी चीजें विस्तृत रूप से कवर कर दी गई हैं। इस बार जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज को, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें कला, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव को हम कवर करने वाले हैं, है ना। क्योंकि इसको करने के बाद देन हम बात करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 19वीं 20वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनके बारे में, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण। देन हम पहुंचेंगे इस वाले पॉइंट पर, जिसमें हम प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं पढ़ेंगे। मान लीजिए इस यूनिट में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, और यूनिट 1 से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आने का टारगेट है। तो मान लीजिए हर एक यूनिट से अगर वो 2 क्वेश्चन लेंगे तो ऑन एन एवरेज 12 हो रहे हैं, यानी उनको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन में से आप देखेंगे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस पॉइंट से, अगर आप जो अभी हमारा प्रीलिम्स हुआ था उसको देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको केवल पहले वाले पॉइंट से यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हम किसी भी प्रकार का कोई ऐसा टॉपिक पहले से उठा लें जो लेंदी हो, लेकिन उसका आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, ये जो सेकंड नंबर का हमारा पॉइंट है ये बहुत लेंदी है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आने की फ्रिक्वेंसी बहुत से बहुत 2 या 3 क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको कवर नहीं करेंगे, हम कवर कवर करेंगे, लेकिन पहले हम कवर करने वाले हैं जिनमें हम मिनिमम आउटपुट देके मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सके। जैसे कि भारतीय भारत की सांस्कृतिक विरासत, इसमें ज्यादा नहीं, 3 से 4 लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे, लेकिन इससे प्रश्न पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है वो 2 से 4 क्वेश्चन हो जाएगी। ऐसे ये वाला पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, 2 से 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो सकते हैं। उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन इन सब से आते हैं। तो बेसिकली इस हिसाब से हम इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। अब देखिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत में कला प्रारूप हम बाद में उठाएंगे, पर्व और उत्सव हम बाद में उठाएंगे। सबसे पहले हम निपटाएंगे लिटरेचर, साहित्य वाला पॉइंट। क्यों निपटाते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी साहित्य को पढ़ने के दौरान हमारा ये वाला पॉइंट भी रिवाइज हो जाएगा, संकल्पना एवं विचार वाला। कैसे, मैं आपको आगे समझाता हूँ। क्लियर है? तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेचर के बारे में। साहित्य होता क्या है? दोस्तों, जो लिटरेचर है ये एक लैटिन वर्ड लिटरेचर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लिटरेचर से, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, अगर आप लिटरेचर को गौर से देख पा रहे होंगे तो बेसिकली ये जो लिटरेचर शब्द बना हुआ है, ये आप देखेंगे इसको बोलते हैं अक्षरों से गठित लेखन। यानी अक्षरों से गढ़ा हुआ एक लेखन जो कला होती है, उसको हमने लिटरेचर कहा है ना। इसको हम किसी भी रूप में दर्शा सकते हैं जिसमें कुछ साहित्य गुण हो, है ना। ये काल्पनिक और गैर काल्पनिक दोनों तरीके से हो सकता है, बहुत सारी बातें हम इसमें कह सकते हैं, लेकिन हमें बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं। 18th सेंचुरी की बात है, 18वीं शताब्दी में डेवलपमेंट हुआ किसका? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, यानी मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। इसी मुद्रण प्रौद्योगिकी से जो हमारा लिटरेचर था, अब वो व्यापक रूप से फैलने लगा और लोगों तक पहुंचने लगा। समय बढ़ता गया, बढ़ता गया। और अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो आज के समय में जो लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर है। कोई भी आपको बुक पढ़ना हो आप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, कहीं से डाउनलोड कीजिए और पढ़ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक साहित्य कहलाता है, और आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक साहित्य ही सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय साहित्य में पढ़ना क्यों है।
क्यों हमारे सिलेबस में इसको मेंशन किया हुआ है? तो देखिए, जो हमारा प्राचीन भारतीय साहित्य दोस्तों, ये हमारे भारतीय सभ्यता का शिखर रहा है, पिनेकल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन रहा है, जिससे हमारे महान पूर्वज जो थे, जो हमारे ग्रेट एंसेस्टर थे, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज रहे, उनका सामाजिक सोशल लाइफ कैसा था, उनका इकोनॉमिकल लाइफ यानी आर्थिक लाइफ कैसा था, और उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। इन सबको जानने के लिए हमें प्राचीन भारतीय साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से इसको हमारे सिलेबस में जो है डाला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा प्राचीन भारत में साहित्य है, उसका डेवलपमेंट हम इन 3 कैटेगरी में देखने वाले हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत में, देन हम मध्यकालीन भारत में और देन हम मॉडर्न भारत में यानी आधुनिक भारत में देखने वाले हैं। तो प्राचीन भारत में हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल। संस्कृत साहित्य जो 1500 बीसी से 750 ईडी तक चलेगा। पाली जो 600 बीसी से 750 ईडी तक चलेगा। प्राकृत अगेन 600 बीसी से 750 ईडी तक चलेगा और तमिल जो 350 बीसी से 750 एडी तक चलने वाला है। तो इस हिसाब से हम इसको कैटेगराइज करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो हमारा संस्कृत साहित्य है, सबसे पहले हम उठा लेते हैं संस्कृत साहित्य को, उसके बाद पाली और फिर प्राकृत, ऐसे देखते चलेंगे। तो संस्कृत साहित्य को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्व शास्त्रीय संस्कृत और शास्त्रीय संस्कृत। ये पूर्व यानी प्री क्लासिकल संस्कृत क्या है? इसको ही वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। जहां हम वेदों को पढ़ते हैं, वो हमारा पूर्व शास्त्रीय संस्कृत का पार्ट है। और जब हम ग्रामर के रूप में पढ़ते हैं, यानी लिखा है इसके नियम व्याकरण के आधार पर निर्धारित किए गए थे। जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल संस्कृत है, इसके जितने भी रूल्स हैं, इनको व्याकरण के नियम के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो ये शास्त्रीय संगीत कहलाती है। इसके अलावा जो हमारा संस्कृत साहित्य रहेगा, इसको हम 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं, वो है धार्मिक और गैर धार्मिक। आगे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में भी हमारे साहित्यिक स्रोतों को, तो हम बोलते हैं धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक। सेम प्रकार से उसी प्रकार से हमने संस्कृत साहित्य को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों को, और गैर धार्मिक में हम पढ़ने वाले हैं नाटकों, काव्य जो आख्यान है, वैज्ञानिक साहित्य जो आपके साइंटिफिक लिटरेचर है, और ऐतिहासिक जीवनियां यानी कि जो किसी हिस्टोरिक बायोग्राफी है किसी की, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा, जैसे आप एग्जाम्स में क्वेश्चन देखोगे, कभी मेगास्थनीज से पूछ लेगा इंडिका किसकी बुक है, रेहला किसकी बुक है, यहाँ से। तो ये सब कहाँ से आए हैं? ये हमारे लिटरेचर हैं, यहीं से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं गैर धार्मिक साहित्य, क्योंकि धार्मिक साहित्य वाला टॉपिक थोड़ा लेंदी रहेगा, इसलिए सबसे पहले हम गैर धार्मिक सोर्स को जो लिटरेचर है उसको कवर करते हैं। अब गैर धार्मिक जो संस्कृत साहित्य है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अश्वघोष के बारे में। अश्वघोष ने क्या क्या लिखा है? इनका एक नाटक है जिसका नाम है सारीपुत्र प्रकरण। तो आपको याद रखना है, अश्वघोष के नाटक का नाम क्या है? सारीपुत्र प्रकरण। इसके अलावा इन्होंने एक सौंदरानंद नाम से कविता लिखी है, और इस कविता में इन्होंने महायान और मोक्ष क्या है इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा इनकी एक रचना है बुद्ध चरित, जिसमें इन्होंने बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन के बारे में उल्लेख किया है। तो अश्वघोष की ये 3 रचनाएं, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद और बुद्ध चरित, तीनों ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भास के बारे में। इनकी जो रचना है वो है स्वप्न वासवदत्ता, जो इनका एक ड्रामा है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है प्रतिज्ञा योग धारायणम। क्या लिखा है? प्रतिज्ञा योग धारायणम, ये भी भास की रचना है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है हरिवंश और बालचरित, जिसमें इन्होंने महाभारत के पूर्व की जो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं थी, उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया है बालचरित में। तो भास की भी 3 रचनाएं हुई, स्वप्न वासवदत्ता, प्रतिज्ञा योग धारायणम और हरिवंश, जिसको हम बालचरित के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे रचनाकार हैं शूद्रक। शूद्रक जिनकी रचना का नाम है मृक्षकटिकम। दोस्तों, मृक्षकटिकम को हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है लिटिल क्ले कार्ट या मिट्टी की गाड़ी या खिलौना। ये रचना है शूद्रक की। इसके अलावा शूद्रक ने वाशवदत्ता को लिखा है, पद्म प्रवर्तक को लिखा है, और चारुदत्त की प्रेम कहानी। ये चारों की चारों रचनाएं किसकी हैं? शूद्रक की। एक बार हम दोहरा लेते हैं, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, बुद्ध चरित, तीनों अश्वघोष की। स्वप्न वाशवदत्ता, प्रतिज्ञा योग धारायणम और हरिवंश बालचरित, ये भास की है। मृक्षकटिकम, वाशवदत्ता, पद्म प्रवर्तक और चारुदत्त की प्रेम कहानी, ये तीनों शूद्रक की रचनाएं हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कालिदास के बारे में। कालिदास ने 3 कैटेगरी में अपनी आपकी जो रचनाएं हैं उनको डिवाइड किया है, जिनमें नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य शामिल है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का नाटक है, इसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा विक्रमोर्वशीय में पुरूरवा और उर्वशी की कहानी देखने को मिलेगी, और अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी देखने को मिलेगी। और ये तीनों के तीनों कालिदास के क्या है? ड्रामा है, नाटक है। इसके अलावा रघुवंशम है,
जो 19 सर्गों में विभाजित है, जिनमें रघुकुल के 29 राजाओं की जो है चर्चा की गई है। ये कालिदास का एक महाकाव्य है। ऐसे ही अगला इनका जो कुमार संभवम है, इसमें शिव पार्वती के पुत्र की कहानी यानी कुमार की कहानी आपको देखने को मिलेगी। दो इनके खंडकाव्य में ऋतु संहारम और मेघदूतम। ये दोनों खंडकाव्य में ऋतु संहारम में ये बात करते हैं 6 ऋतुओं के बारे में, और मेघदूतम में ये यक्ष की कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगले जो हमारे नाटककार हैं वो हर्षवर्धन। इन्होंने लिखा है रत्नावली, जो इनका नाटक था। प्रियदर्शिका, जो इनका उदयन और प्रियदर्शिका की कहानी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इनकी रचना है नागानंद, जिसमें इन्होंने नागों को बचाने के लिए जिमूत वाहन, मतलब नागों को बचाने के लिए जो जिमूत वाहन थे, उन्होंने कैसे आत्म बलिदान दिया, इसकी कथा आपको नागानंद जो इनकी रचना है उसमें देखने को मिलती है। तो ये हर्षवर्धन की 3 रचना हुई, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशाखा दत्त की। विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस, जो इनका ड्रामा है। यह एक राजनीति की पुस्तक है, राजनीतिक ड्रामा है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है माइकल कॉल्सन ने। किस नाम से किया है? रक्षास रिंग्स नाम से किया है। इसके अलावा विशाखा दत्त ने एक और रचना लिखी है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। तो अगेन हर्षवर्धन की क्या क्या है? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। विशाखा दत्त की कौन कौन सी है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, कालिदास की तो हमें ऐसे ही याद रहती हैं। अब हम बात करते हैं भवभूति के बारे में। भवभूति को दोस्तों प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता है ना? मिल्टन ऑफ एंशियंट इंडिया कहा जाता है इनको। इनका एक्चुअल नेम था श्रीकंठ, मूल नाम इनका श्रीकंठ था। इनकी रचनाओं पर आते हैं तो इन्होंने मालती माधव लिखा है। पद्मावती के रहने वाले थे मालती, और विदर्भ के रहने वाले थे माधव। इन दोनों की चर्चा आपको देखने को मिलेगी मालती माधव में। इसके अलावा इन्होंने महावीर चरित लिखा है, जो श्री राम के आरंभिक जीवन पर आधारित है। और इसके अलावा इन्होंने उत्तर रामचरित भी लिखा है, जो श्री राम का अयोध्या आगमन होता है उसकी बात है। और इसको संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक भी कहा जाता है। तो संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक है उत्तर रामचरित। नेक्स्ट हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन की। महेंद्र वर्मन की रचना है मत्त विलास प्रहसन। क्या नाम है? मत्त विलास प्रहसन। इस पर इन्होंने कापालिक और बौद्धों पर जो है कमेंट किया है, यानी व्यंग्य कसा हुआ है। तो ये महेंद्र वर्मन के बारे में आप सारी पॉइंट्स याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ। अब हम वैज्ञानिक या जो हमारे तकनीकी साहित्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वात्स्यायन की। इन्होंने कामसूत्र लिखा है। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। कात्यायन ने लिखी है वर्तिका। पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। तो महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। वर्तिका किसकी रचना है? कात्यायन की रचना है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने लिखा है आर्यभट्टियम, जो खगोल विज्ञान पर आधारित है। वराह मिहिर ने लिखा है बृहत संहिता, ये भी खगोल विज्ञान पर आधारित है। देन भरत मुनि की बात कर रहे हैं, इन्होंने नाट्य शास्त्र, इनको नाट्य शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। देन हम चरक की बात करते हैं, इन्होंने चरक संहिता लिखी है जो चिकित्सा पर आधारित है। सुश्रुत ने लिखा है सुश्रुत संहिता, जो शल्य चिकित्सा पर आधारित है। ऐसे ही माधव ने लिखा है माधव निदान, जो रोग विज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। और हम बात करते हैं अपने कौटिल्य की, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है जो कि सैन्य रणनीति पर आधारित है। क्लियर है? इस लेक्चर में दोस्तों आज हम केवल गैर धार्मिक साहित्यों को ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम धार्मिक साहित्यों को कवर करेंगे, जिसमें हम ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य को लेते हुए मध्यकालीन भारत के साहित्य और आधुनिक भारत के साहित्य को कवर करके इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और विभिन्न एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा टॉपिक थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से कंप्लीट हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।